कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। प्रिय मित्रों, भारत संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक का हिस्सा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, अटॉर्नी जनरल, संसद, लोकसभा और राज्यसभा नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है। इनमें अनुच्छेद 52 से 62 राष्ट्रपति और कार्यकारी की शक्तियों की रूपरेखा, चुनाव, पुनः चुनाव योग्यता, तरीके, योग्यता और राष्ट्रपति की छेड़छाड़ की प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 63 से 71 वैसे ही उपराष्ट्रपति की स्थिति और विनियमितता करती है। अनुच्छेद 72 कुछ मामलों में क्षमादान देने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति के उपलक्ष्य में बताता है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्तियों की सीमा देता है। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद की सहायता और सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। अनुच्छेद 75 का कहना है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों द्वारा नियुक्त किया जाना है। यह मंत्रियों के लिए कुछ अन्य प्रावधान भी बताता है। अनुच्छेद 76 भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति और कर्तव्य को प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 77 से 78 सरकारी व्यवसाय के आचरण को नियंत्रण करते हैं। अब हम आपको क्रम अनुसार अनुच्छेद 52 से 78 तक के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 संविधान के उपबंधों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निर्वाचित किया जाता है। उक्त अधिनियम को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के उपबंधों द्वारा संपूर्णित किया गया है एवं हमारे देश में राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चयन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं एवं साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र तथा संघ शामिल क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद 55 भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 खंड 3 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुरूप किया गया है और ऐसे निर्वाचन में गोपनीय मत पत्रों द्वारा मतदान किया जाता है। अब जानेंगे अनुच्छेद 56 के बारे में, जिसमें राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की न कि चुनने तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है, तथापि अपनी पदावधि के अवसान के पश्चात भी वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी उस पद का ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है। भारत में राष्ट्रपति बनने और रहने की समय सीमा कुछ नहीं है। वह कितनी भी बार भी चुनाव लड़कर राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु अमेरिका में 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब जानेंगे अनुच्छेद 58 के बारे में। यदि कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के पद पर होते हुए उन पर कोई केस भी नहीं होना चाहिए। उनको जो वेतन और भत्ता मिलता है उस पर कोई हानिकारक कटौती नहीं कर सकते हैं। अब जानेंगे अनुच्छेद 59 के बारे में। 59 के अनुसार राष्ट्रपति बिना किराए के अपने शासकीय निवासों के उपयोग कर सकता है।
और ऐसी उपलब्धि भत्तों विशेषाधिकार को भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति पद की योग्यता और गुणों को बताता है, जिसके अनुसार वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 साल से अधिक होना चाहिए तथा उसमें लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 60 में बताया गया है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे और अगर वे अनुपस्थित रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताता है। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो महाभियोग लाया जा सकता है। यह दोनों सदनों में से कोई भी सदन ला सकता है। महाभियोजन एक विधायक संबंधित कार्रवाई होती है। इसमें पद से हटाना एक कार्यपालिका संबंधित कार्रवाई है। महाभियोजन एक कंडेपन से पारित किया जाने वाला औपचारिक कृत्य है। राष्ट्रपति तभी पद से हटेगा जब उसे संसद में प्रस्तुत प्रस्ताव करते समय सदन की 1/4 अर्थात 25% सदस्यों का समर्थन मिले। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उसे 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होने चाहिए। फिर दूसरे सदन में जाने के लिए प्रस्ताव की जांच एक समिति के द्वारा होनी चाहिए। इस समय के दौरान राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वयं या वकील के माध्यम से रख सकता है। अगर दूसरा सदन भी उसे 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो वह उसी दिन राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति की पदवी की समाप्ति से रिक्त हुआ पद को भरने के लिए निर्वाचन पहले ही पूर्ण किया जाएगा। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कोई कारण हो तो उस रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होना भी आवश्यक होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह उपराष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। संवैधानिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति पद का धारक कार्यपालिका का भाग है, परंतु उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वह संसद का भी एक भाग है। इस प्रकार उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिका होती है। उपराष्ट्रपति का पद भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण पद है और यह पद संयुक्त राज्य अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पद समान है। भारत का उपराष्ट्रपति उच्च सदन की अध्यक्षता करते हैं और आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य संभाल सकते हैं। उपराष्ट्रपति कार्यपालिका के दूसरे मुख्य के रूप में और संसद के उच्च सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हैं और दोनों पद की कृत्य एक दूसरे से भिन्न और पृथक है। भारत में यह प्रक्रिया सालों से निर्वाह होती रही है और विश्व में इस दोहरी जिम्मेदारी से भारत के संविधान को सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती रही है। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अगर किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो फिर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करता है। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से पद रिक्त की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस दिन नया राष्ट्रपति अपना पद संभालेगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति जैसे बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्य का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 66 में
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा मिलकर बनने वाले निर्वाचन गणमत अनुसार होता है, जो और गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित किए जाने के लिए निर्वाचन गण में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होना आवश्यक है। प्रियजनों, कोई भी उपराष्ट्रपति तभी बन सकता है जब उसमें निम्न गुण या योग्यताएं हों, जैसे वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए, उसे उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए जहां से वह प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचन होना चाहता है, तथा वह व्यक्ति किसी अधीन स्थानीय प्राधिकरण का लाभ का ग्रहण करता है, वह इसका पात्र नहीं होता है। दोस्तों, अब जानेंगे अनुच्छेद 67 के बारे में, जिसमें बताया गया है कि जिस दिन उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है उस दिन की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक वह अपना पद धारण करेगा। अनुच्छेद 68 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति की पदवी जो कि समाप्त हो जानी है, उस रिक्त स्थान को भरने के लिए निर्वाचन पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा और वह निर्वाचन व्यक्ति अपने ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है। अब जानेंगे अनुच्छेद 69 के बारे में, जिसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है। उसका पूरा विवरण इस तरह है। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष नियमानुसार प्रकार में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 70 में यह बताया गया है कि अन्य आपातकाल में राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन संसद में किस प्रकार होगा। जो उपबंधित नहीं है वह राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। अब जानेंगे अनुच्छेद 71 के बारे में। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या उससे संबंधित शंकाओं, विवादों की जांच और उसका निश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निश्चय अंतिम होगा। अनुच्छेद 72 में क्षमादान के बारे में बताया गया है। न्यायिक व्यक्ति के तहत अपराध के लिए अपराधी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात दंडादेश का निलंबन या प्राण दंड को स्थगित करना और राहत और माफी प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति इन भिन्न रूप में भी परिवर्तित कर सकता है। पहला, लघुकरण, सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। दूसरा, परिहार, सजा की अवधि को बदलने, जैसे 2 वर्ष से 1 वर्ष की कठोर कारावास में बदलना। तीसरा, विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना। चौथा, प्रविलंबन, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया शामिल है। और आखिरी, क्षमा, पूर्ण रूप से सजा को माफ करना। अब जानेंगे अनुच्छेद 73 के बारे में, जिसमें बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कैसे हो, जिसकी शक्ति संसद की दी गई है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर विधि बना सकते हैं। वह बिल लोकसभा में राज्यसभा और राज्यसभा से राष्ट्रपति तक जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद मान्य हो जाता है, जो कार्यपालिका के द्वारा मान्य हो जाती है। अब जानेंगे अनुच्छेद 74 के बारे में। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है और अनुच्छेद 74 खंड 1 के अनुसार मंत्री परिषद का मुख्य प्रधान प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा और राष्ट्रपति उस सलाह के लिए एक बार फिर से विचार के लिए कह सकता है। अनुच्छेद 75 में
मंत्रियों से संबंधित वेतन भत्ते आदि की जानकारी दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति सर्वप्रथम मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहमति से अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के अनुमोदन पर पद ग्रहण करता है। प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति अपने विचार रखता है तथा प्रधानमंत्री का निम्नलिखित कारणों पर चुनाव कर सकता है। पहला, जब लोकसभा में कोई बहुमत न हो। दूसरा, बहुमत दल अपना एक नेता न रखे या प्रधानमंत्री पद के दावेदार एक से अधिक हो। और तीसरा, राष्ट्रपति आपात की परिस्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है तथा अपने मंत्रियों का चुनाव कर सरकार चला सकता है। चौथा, मंत्री परिषद के 3 मुख्य तत्व हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। पांचवा, मंत्री परिषद का कोई सामूहिक कार्य नहीं होता और न ही ये एक साथ बैठक में भाग लेती है। छठा, मंत्री परिषद को सभी प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं और सरकारी कार्यों की रूपरेखा मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार करता है। मंत्री परिषद के कार्य को मंत्रिमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मंत्री परिषद की संख्या प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 76 में न्यायवादी बताया गया है। इसके अंतर्गत भारत में न्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल, जिसमें राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए अर्हित करता है। महान व्याधि का यह कर्तव्य होता है कि वह भारत सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे सकता है जो राष्ट्रपति विधिक स्वरूप के अन्य कृत्यों का पालन करता है या उन कृत्यों का निर्वहन करता है। इसके अंतर्गत महान व्यापी यानी अटॉर्नी जनरल को अपने कृत्यों के पालन के लिए भारत राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। महान व्याधि राष्ट्रपति के अनुसार पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक के रूप में वेतन भत्ता आदि प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित होगा। अब जानेंगे अनुच्छेद 77 के बारे में। इसमें भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों का संचालन के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। अब जानेंगे अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित कार्य अनुच्छेद 78 में आते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री केंद्र की प्रशासनिक कार्यवाहियों और विधान से जुड़े प्रस्तावों से संबंधित मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है और राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर केंद्र की कार्यवाही और विधान से जुड़े प्रस्तावों से संबंधित सूचना उन्हें उपलब्ध करवाता है एवं राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर किसी भी विषय विशेष को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करता है जिससे संबंधित निर्णय किसी मंत्री द्वारा लिया गया, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया हो। यह थे भाग 5 का वर्गीकरण, जिससे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान व्याधि का निर्वाचन, शक्ति, कार्यशैली के बारे में बताया गया है। अगले भाग में संसद के क्रियान्वयन के बारे में बताएंगे, जो संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 79 से 123 तक का है।